नमस्कार। कार्यक्रम जीवन शैली में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विश्वबंधु पांडे। दर्शकों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम अपने इस कार्यक्रम में जीवन शैली से जुड़े विषयों पर बातचीत करते हैं जो कहीं ना कहीं हमारी जीवन शैली से जुड़े तो होते ही हैं पर उसे प्रभावित भी करते हैं। आज हम अपने इस कार्यक्रम में एक रोचक विषय को शामिल कर रहे हैं, संगीत में जीवन। और इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर अनुजा रोहिला जी हैं, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं SGRR यूनिवर्सिटी में। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है दूरदर्शन उत्तराखंड के। धन्यवाद सर। नमस्कार। आज हम अपने इस कार्यक्रम जीवन शैली में संगीत में जीवन पर बातचीत कर रहे हैं। गायन, वादन और नृत्य, ये तीनों का जो समावेश है उससे संगीत बनता है। और संगीत जो है मन को शांति देता है, जीवन को प्रफुल्लित करता है। तो अनुजा जी, पुनः आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम सबसे पहले इस कार्यक्रम की शुरुआत आपके इंट्रोडक्शन से करना चाहेंगे। आपका इंट्रोडक्शन, आप ही की जुबानी, आपकी शिक्षा कहाँ पर हुई और संगीत के क्षेत्र में आपका रुझान किस प्रकार से हुआ? देखिए सर, मेरा जो है बचपन से ही संगीत की तरफ एक अलग ही रुझान था। स्कूल में भी मेरे पास संगीत हुआ करता था, बट स्कूल में हमारे पास जो संगीत होता है वो नॉर्मल होता है। उसमें तबला भी हम सीखते हैं, उसमें हम गायन भी करते हैं, उसमें हम नृत्य भी देखते हैं। तो मुझे गाने में बहुत शौक था, तो मैंने वहाँ से अपनी स्कूलिंग करके फिर मेरे पास ग्रेजुएशन में उसे मैंने आगे बढ़ाने के लिए तबले से ग्रेजुएशन करी है। उसी से मैंने आगे पोस्ट ग्रेजुएशन की है। फिर मैंने PhD करी वनस्थली यूनिवर्सिटी से। ऐसे करके मेरा इसमें आया और फिर आज मैं तबले की ही असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। जी, आप संगीत के क्षेत्र से जुड़ी, आपने PhD इसमें हासिल की और शोध किया। उसके बाद आपकी रुझान किस तरह से हुआ? बचपन से ही रुझान था या बाद में आपको इस क्षेत्र पर रुझान आपके मन में आया कि मुझे इस क्षेत्र में जाना है? देखिए सर, रुझान मुझे पहले से था। वो संगीत के लिए था कि हाँ, मुझे गाना अच्छा लगता था, मुझे सुनना अच्छा लगता था। लेकिन तबले में रुझान जो मेरा आया वो मैंने ग्रेजुएशन से शुरू किया है। ग्रेजुएशन में जब मैंने पहली बार तबला बजाया तो मुझे उसमें बहुत इंटरेस्ट आया। गाने में हम अपनी बात कह सकते हैं, अपनी फीलिंग्स दिखा सकते हैं, बट तबला एक ऐसी चीज़ है जिससे हम अपनी फिंगर्स अपनी वो दिखाते हैं। तो इसी तरीके से मैंने ग्रेजुएशन में ही तबला सीखा और उसमें ही आगे अपने आप को बढ़ाया। जी, आज का जो कार्यक्रम है अनुजा, ये जीवन शैली है, लाइफस्टाइल के ऊपर हम बहुत से कार्यक्रम इस क्षेत्र में कि हमारा लाइफस्टाइल किस तरह से हो, और काफ़ी विषय ऐसे होते हैं जो प्रभावित करते हैं। संगीत भी एक ऐसा विषय है, हम समझते हैं। तो संगीत में जीवन किस प्रकार से हमारी जीवन शैली से, हमारी दिनचर्या से, हमारी लाइफस्टाइल से जुड़ा हुआ है, इस पर आपके क्या विचार हैं? सर, मैं ऐसा मानती हूँ कि संगीत के बिना जिंदगी ही नहीं है। जी। जैसे हम मॉर्निंग में उठते हैं तो एक अलार्म से उठते हैं ना, मेरा भी एक अलार्म है, मैं भी अलार्म से उठती हूँ, उसमें भी एक भजन लगा रखा है मैंने। फिर हम अपने आप को रेडी करते हैं, हम जिम में जाते हैं, वहाँ पे गाने चलते हैं। फिर हम रेडी होते हैं, आरती, पूजा, वो सब संगीत है। ऑफिस जाते हैं लोग, गाड़ियों में गाने सुनते हैं, वहाँ संगीत है। जब हम ऑफिस से लौटते हैं शाम को अपने आप को पीस देने के लिए, फिर हम एक म्यूज़िक सुनते हैं। रात को खाना बनाते हुए हम गाने सुन रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इंसान का पूरा ही जीवन संगीत के चारों तरफ घूम रहा है। बिल्कुल। और ये जो हमारा शरीर है, जो पूरा ताना बाना है, ये संगीत में है। अगर हम देखें, हार्ट बीट से लेकर के हर चीज, हमारी जो मोमेंट्स भी हमारी बॉडी के हैं, वो भी एक तारतम्य उसमें होगा। निश्चित रूप से जब तारतम्य होगा, जो संगीत हर क्षेत्र में है, हमारे पास भी है। अनुजा, देखने को मिलता है कि हर व्यक्ति का अपना एक रुझान होता है। कोई किसी क्षेत्र में अच्छा करता है, कोई किसी क्षेत्र में जाता है, कोई किसी खास विषय की परख को रखता है। तो आपका रुझान, आपके प्रेरणा स्रोत, क्योंकि रुझान तो आपका संगीत में आ गया, लेकिन हर व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई प्रेरणा स्रोत जरूर होता है जो उसे बताता है कि इस तरह से करो, इस क्षेत्र में इस तरह से आगे बढ़ो। तो हम आपसे जानना चाहेंगे, आपका प्रेरणा स्रोत संगीत के क्षेत्र में कौन रहे? देखिए सर, मैंने जैसे आपको बताया कि बचपन से ही मुझे गाने का शौक रहा है। मैंने बचपन में अपने ताऊजी को देखा है, वो हारमोनियम बजाते थे, वो गाना गाते रहते थे। पापा भी मेरे गाना गाते रहते हैं, मेरे भाई हैं। मतलब मेरे घर में आप जाएंगे तो कुछ भी हो रहा है लेकिन मुंह से गुनगुना रहे हैं, कुछ भी गा रहे हैं, अपने ज़माने के गाने गा रहे हैं। भाई आजकल का यूथ गा रहे हैं, लेकिन वो गा रहे हैं।
जी। तो उन्हें देखते देखते मुझे लगा कि मुझे भी संगीत में जाना चाहिए। फिर मेरे ताऊजी ने मुझसे कहा नहीं, तुम्हें प्रभाकर करना चाहिए, तुम थोड़ा अच्छा गाती हो। तो मैंने वहां से प्रभाकर किया और फिर एक संगीत की राहों में मैं निकल गई। और तबला वादन के अगर आपके कोई गुरु हम माने या हाँ। कहाँ पर आपने शिक्षा हासिल की? देखिए, मैंने जो सबसे पहला तबले पे हाथ भी रखना सीखा तो वो मैंने डॉक्टर आरती सिसोदिया जी से सीखा। उन्होंने ही मुझे तबले की पूरी गाइडेंस दी है जी। आज अगर मैं यहाँ हूँ तो उसका श्रेय भी मैं उन्हें देती हूँ, क्योंकि वो ही मुझे वहां से यहाँ लेके आई है। जी। स्वास्थ्य के ऊपर अगर हम बात करें और संगीत को इससे जोड़ कर देखें तो बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि हम मेंटल हेल्थ की अगर बात करें, मानसिक रूप से मानसिक शांति को प्राप्त करने के लिए संगीत किस प्रकार से लाभकारी है और इसे प्रभावित करता है मानसिक स्वास्थ्य को, इस पर आप क्या कहेंगी? देखिए, हम मानते हैं कि संगीत बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारी मेंटल हेल्थ के लिए। जैसे सपोज कि आपका थोड़ा सा आप डिप्रेशन में हैं तो आप कोई म्यूज़िक सुनेंगे तो आपका मन वैसा ही हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि मुझे किसी चीज़ के लिए टेंशन हो रही है तो आप थोड़ा सा फिल्मी गाने सुनिए, हिप हॉप सुनिए। कभी आपको लगता है आप बहुत ज़्यादा उदास हैं तो आप भजन सुन सकते हैं। आप जैसा सुनेंगे वो हमारी दिमाग पे असर जाता है उसका, और हमारा माइंड बस वहीं की तरफ चल पड़ता है, हमारा मन वैसा ही हो जाता है जी। अगर मैं अभी नॉर्मल हूँ और मेरे आगे कोई सैड सॉन्ग चला दे तो मैं पता नहीं अपनी किन यादों में खो के रोने लगूंगी। क्यों? क्योंकि वो दिमाग में, मेरे कानों में जा रहा है, उससे मेरे मन की स्थिति वैसी ही हो रही है। बिल्कुल। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे उदास हूँ और कोई मुझे पार्टी सॉन्ग कह दे या फिर कोई अच्छा चला दे तो मैं अंदर ही अंदर खुश होने लगूंगी। तो हमारे मानसिक शांति को रखने के लिए म्यूजिक बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और हमारे मन मस्तिष्क को, और खास तौर से जिस भी तरह की भावना हमारे अंदर होती है, हाँ। वो अभिव्यक्ति जो है वो संगीत जरूर कराने में मदद करता है। किसी, जैसे कि आपने बताया भी है कि किसी प्रकार का अगर किसी तरह का संगीत हो, चाहे वो खुशी में बज रहा है, गम में बज रहा है, तो हमारा मानसिक स्वास्थ्य भी उससे प्रभावित होता है। हम ये कह सकते हैं संगीत का बहुत बड़ा रोल है हमारी जिंदगी में। जी। अनुजा, आप जैसा कि संगीत जो है वो गायन, वादन और नृत्य, इन तीनों के मेल को, समावेश को, जैसे कि हमने बताया भी है, कहा भी है इस कार्यक्रम में, संगीत कहते हैं। तो आपने कहा कि वादन से आती हैं आप, तो तबले के ऊपर थोड़ा सा हम बात करना चाहेंगे, तबले के लिए। जी। देखिए, आपने ये बताया है गायन, वादन, नृत्य, इन तीनों को ही मिलके संगीत बना है। कहा जाता है कि गायन के बिना वादन, वादन के बिना नृत्य अधूरे हैं। बिल्कुल। अगर हम कोई बंदा गा रहा है और साथ में कोई ताल नहीं चल रही है तो वो अच्छा नहीं लगेगा सुनने में, लेकिन कोई गा रहा है, बजा रहा है तो कानों को भी हमारे सुनने में अच्छा लगता है। ऐसे ही अगर हम कथक करते हैं तो उसमें अगर कोई इंसान ऐसे ही नाच रहा है बिना किसी ताल के, बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के, तो वो अच्छा नहीं लगता है। जी। उसके साथ भी अगर कोई इंस्ट्रूमेंट बज रहा है, तबला बज रहा है, पखावज बज रहा है, तो वो खुद को आपको सुनने में अच्छा लगेगा, देखने वाले को अच्छा लगेगा। बिल्कुल जी। तो आपने वादन को ही क्यों चुना? गायन भी आप करती हैं या नृत्य करती हैं, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, गायन का मुझे शौक है, मैंने गाना गाया। मैंने जैसे आपको शुरू में बताया कि गाने से आप अपनी फीलिंग्स कह सकते हैं बोल के, बट तबला मैंने इसलिए चुना क्योंकि उसमें आप अपनी उंगलियों के माध्यम से दिखा सकते हैं। जी। उंगलियों के माध्यम से हम दिखाते हैं कि कभी अगर गुस्से, वो आपने सुना होगा गुस्से, जिसे कहते हैं हम रौद्र, उसमें ताले होती हैं, रौद्र ताले, वो गुस्से वाली होती है ना, वो भी हम उंगलियों से दिखाते हैं। हास्य रस होते हैं, वो खुशी वाली होती है, वो भी हम हाथों से दिखाते हैं। इसलिए मेरा तबले की तरफ ज्यादा रुझान हुआ। बिल्कुल। और ये मानना और ये कहना बिल्कुल सही होगा कि नृत्य हो, वादन हो, गायन हो, अगर इसमें किसी भी क्षेत्र को, इनमें से अगर तीनों में से भी अगर एक को कोई व्यक्ति चुनता है और अगर उसका समावेश अगर तीनों ही किसी के जीवन में है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जैसा कि आपने कहा कि वादन में आपने, और खास तौर से तबले की आपने बात करी है, तो ये अच्छा है कि आपने इसमें अपना क्षेत्र इसमें चुना और इसमें आगे आप बढ़ी। जी। संगीत में शिक्षा की अगर हम बात करें अनुजा, तो आपको क्या लगता है किस तरह से स्कूली शिक्षा, सबसे पहले स्कूली शिक्षा पर आप बात करें, क्योंकि आप शिक्षिका हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में कार्य कर रही हैं, तो स्कूल के अगर हम बात करें, स्कूल में किस तरह की संगीत की शिक्षा बच्चों को देनी चाहिए और क्या क्या वहाँ पर सिखाया जाता है? देखिए, जो संगीत की शिक्षा है वो बचपन से ही शुरू हो जाती है, क्योंकि हमारा जो संगीत है, आप देखेंगे कोई लिख के नहीं सिखा सकता। बिल्कुल। ABCD है, हम लिख देंगे कि ये 26 अल्फाबेट से याद कीजिए, आपको ABCD आ जाएगी, लेकिन गाना हम आपको गा के सिखा सकते हैं। जैसे एक बचपन में हम एक पोयम सुनते थे, राइम,
मछली जल की रानी है, लेकिन हम उसे आज के टाइम पे हम बच्चों को गा के सुनाते हैं, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, क्योंकि लय में कई भी चीजें बच्चों को बहुत दिन तक याद रहती हैं। हम उसे नॉर्मल सिखा दें मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, तो शायद वो आने वाले कल में भूल जाएगा। लेकिन आपने भी बचपन देखा है, हमने भी देखा है, और हमने सेम यही गा के सीखी, और आज का जो बच्चा है वो भी सेम यही चीज सीख रहा है। बिल्कुल। और रही स्कूलों में, तो स्कूल में हम तीनों चीजें एक साथ सीखते चलते हैं। कभी भी स्कूलों में ये नहीं होता कि आप तबला सीख रहे हैं, आप नृत्य सीख रहे हैं या आप गायन सीख रहे हैं, तीनों चीजें आप एक साथ सीखते चलते हैं। जी, ये तो स्कूली शिक्षा की बात हो गई कि छोटे बच्चे भी अगर संगीत उनको प्रिय होता है, और संगीत का पीरियड तो हर स्कूल में रहता है। हिंदी तो हिंदी, हम इंग्लिश की राइम्स भी बच्चों को संगीत में ही सिखाते हैं। आपने सुना होगा ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, इसकी भी एक लय बनी हुई है। बिल्कुल। और हमें ये लगता है कि संगीत के माध्यम से उनकी भाषा भी अच्छी होती है, लयबद्धता उनमें आती है, वो नए ज्ञान को सीख सकते हैं। और ये है कि संगीत में जो आप सीखते हैं, संगीत भाव में बच के, वो आप हमेशा याद रखते हैं, कभी आप चीजें भूलते नहीं हैं। बिल्कुल। कोई आपसे ये कहे कि ये राइम्स किसने लिखी है, किसने आपको सिखाई थी, शायद आपको मैम का भी नाम याद नहीं होगा, लेकिन आप ये कहोगे नहीं ये मैंने बचपन में सुनी थी। एक गाना है लकड़ी की काटी काटी का घोड़ा, लेकिन वो गाना किसने लिखा किसी को पता है, लेकिन हमने अपने बचपन में सुना, हमें आज तक वो याद है, उसकी पूरी लय याद है। जी। ये है कि संगीत आप बचपन से जब सुनते हो तो आपको हमेशा याद रहता है। बिल्कुल। और स्कूली शिक्षा में जो छोटे बच्चे हैं उन्हें पाठ्यक्रम को याद कराने में या छोटी छोटी चीजों को सिखाने में संगीत की बहुत अहम भूमिका है। जी। अब हम स्कूल से आगे जो स्नातक के हैं या उच्च शिक्षा की हम बात करना चाहेंगे, इसमें संगीत का क्या रोल है, किस तरह से वहाँ पर क्लासेस होती हैं, क्या कुछ इसमें रहता है? देखिए, जब हम ग्रेजुएशन की बात में आते हैं तो सर उसके बाद जो म्यूजिक है वो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। डांस अलग चला जाता है, इंस्ट्रूमेंटल अलग चला जाता है जिसे आप वादन कहते हैं, और गायन बिल्कुल अलग चला जाता है। वहाँ जाके हमारे पास एक चॉइस होती है कि आपको नृत्य में जाना है, आपको गायन में जाना है, आपको वादन में जाना है। वादन में भी काफ़ी सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं बजाने के लिए, तो कि जैसे तबला है, पखावज है, सितार है। अब ये बच्चे के ऊपर है वो किस फील्ड में जाना चाहता है। ग्रेजुएशन के बाद उसका पोस्ट ग्रेजुएशन एक पर्टिकुलर एक हो जाता है स्पेसिफिक, कि आपने अगर तबला लिया है तो आप उसमें आगे मास्टर्स भी तबले में ही करेंगे। इसके लिए हायर एजुकेशन के लिए यूजीसी है, यूजीसी ने भी इसको वो दे रखा है, आप नेट की वो दे सकते हैं, परीक्षाएं दे सकते हैं, पीएचडी कर सकते हैं, आगे काफ़ी सारी लाइन खुल जाती है। जी बिल्कुल। वादन और गायन की बात हम कर रहे थे, नृत्य की बात भी कर रहे हैं। वादन और गायन में जो मुख्य अंतर है आपको लगता है ये क्या है अनुजा? देखिए, जो गायन है वो लय है, गा रहे हैं लय है, और जो वादन है वो ताल है। सेम, लय के बिना ताल अधूरी है और ताल के बिना लय अधूरा है। जी, यही अंतर है। ये इसका एक सबसे मूल अंतर है कि जो गायन है वो सिर्फ लय है। आप कोई भी चीज गा रहे हैं तो लय में ही गा रहे हैं ना। बिल्कुल। कोई जैसे वो गाना है इतनी शक्ति हमें देना, ऐसे तो हम नहीं गाते इतनी शक्ति हमें देना, हम इसे लय में गाते हैं इतनी शक्ति हमें देना दाता, तो ये लय है। जी। और राइम और रिदम, जिस तरह से आपने कहा कि लयबद्धता बहुत ज़रूरी है इसमें, और गायन और वादन में यही मूल अंतर इसमें है। रोजगार और करियर की बात हम अब करेंगे अपने इस कार्यक्रम में, क्योंकि ये लाइफस्टाइल से जुड़ा भी है, और यहाँ पर ये जो विषय है जीवन को संगीतमय विषय ये हमने रखा है, संगीत में जो जीवन है हमारा। लेकिन इसमें अगर जो लोग, जैसे कि आप एक शिक्षिका हैं, करियर बनाना चाहता है, तो इसमें रोजगार की उपयोगिता पर आप क्या कहना चाहेंगे अनुजा जी? देखिए सर, इसमें काफ़ी सारे रोजगार हैं। अगर हम देखें प्रोफेशनल उसमें, तो बच्चा जब म्यूज़िक सीखता है तो वो अपनी उसमें बैंड्स आजकल चल रहे हैं उसमें जा सकता है। बॉलीवुड आप देख लीजिए, बिना संगीत के, बिना इंस्ट्रूमेंट के, बिना गाने के कोई बॉलीवुड नहीं चल रहा है, उसमें जा सकता है। और अपनी कहीं भी कॉन्सर्ट होते हैं उसमें जा सकता है, ठीक है। और अगर हम एजुकेशन में देखें तो बच्चा ग्रेजुएशन करता है, पोस्ट ग्रेजुएशन करता है, उसके बाद वो टीचिंग लाइन में जा सकता है, अपनी इंस्टीट्यूशन खोल सकता है, अपनी अकेडमियाँ बना सकता है। इस तरीके से काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसमें वो काम कर सकता है। और शिक्षा की बात करें तो उच्च शिक्षा में, जैसे कि आपने कहा है कि अगर वो शोध करे, पीएचडी करे, तो उसमें भी एक बहुत अच्छा मुकाम हासिल कर सकता है। मैंने आपको बताया ना कि वो टीचिंग में जा सकता है। ग्रेजुएशन के बाद
अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं तो आप ग्रेजुएशन के लिए कर सकते हैं, आप ग्रेजुएशन कॉलेज में पढ़ा सकते हैं, पीएचडी के बाद आप नॉर्मली यूनिवर्सिटीज में पढ़ा सकते हैं जी, उसमें जा सकते तो हैं। संगीत के क्षेत्र में हम कह सकते हैं कि स्कूली शिक्षा से लेकर के उच्च शिक्षा तक के तमाम तरह के ऐसे कई सारे प्रोजेक्ट्स हैं या कई सारी ऐसी संभावनाएं हैं जो अगर व्यक्ति रोजगार को लेकर के रोजगार अगर इसमें करना चाहे, उपयोगिता इसकी काफी अधिक है। जी, काफी अधिक। बच्चों की बात करते हैं, छोटे बच्चों की, अभी आपने जैसे कि लयबद्धता की बात करी कि गायन वादन और नृत्य छोटे से ही अगर बच्चों के अंदर इस रुचि को विकसित करा जाए तो निश्चित रूप से उनकी जो शिक्षा दीक्षा है उसको भी प्रभावित करता है। तो अनुजा जी, जो बच्चों को हम किस प्रकार से म्यूजिक से, संगीत से जोड़ सकते हैं? जी देखिए, मैं ऐसा मानती हूँ, मैं अपना पर्सनली आपको एक्सपीरियंस बता रही हूँ, मैं ऐसा मानती हूँ कि हम जो बच्चा पैदा होता है ना उसे हम तुरंत ही संगीत से जोड़ देते हैं। बच्चा रो रहा है, मम्मी के पास टाइम नहीं है तो हम यूट्यूब में लोरी लगाई, बच्चे को लगा दिया, बच्चा उसे सुनता है, सो जाता है। डे वन से ही हमने उसे संगीत की तरफ जोड़ दिया है। फिर बच्चा थोड़ा सा बड़ा है, हमने उसको राइम सुनानी शुरू कर दी। पहले जो मम्मियाँ होती थी, दादी नानी होती थी, वो मुंह से बोल के सुनाती थी, बट ना तो आजकल की दादी नानी है जो आज से सुनाती हैं। आजकल सब कुछ कौन सुना रहा है? यूट्यूब पे हमने लगा दी और बच्चा सुनता रहा। तो हम बचपन से ही बच्चे को उसमें ढाल देते हैं, तो वो जो राइम्स हैं, जो चीज़ें हैं, वो गा गा के सीखता है। आजकल आपने देखा होगा बच्चा बचपन से ही रामायण की चौपाइयाँ गा रहा है। कैसे? क्योंकि कार्टून्स में रामायण दिखाई जाती है तो उसमें वो चौपाइयाँ गा रहा है। हनुमान चालीसा बच्चे तक को याद हो रही है, क्यों? क्योंकि यूट्यूब में बच्चा सुन रहा है। तो आप ये ज़रूर मानती हैं और हम कह भी सकते हैं कि जो शिक्षा है वो कहीं ना कहीं अच्छे ढंग से, अच्छी तरह से, पॉजिटिविटी के साथ में संगीत इसको प्रभावित करता है। जी बिल्कुल जी। अब ऑडिशन की तैयारी पर हम बात करेंगे कि बहुत सारे ऐसे प्रतियोगिताएं होती हैं जिसमें बच्चे भाग लेते हैं और बड़ी उम्र के, हर उम्र वर्ग के लोग उसमें भाग लेते हैं। तो ऑडिशन की तैयारी खास तौर से बहुत सारे ऑडिशंस चलते रहते हैं, समय समय पर टीवी प्रोग्राम्स के माध्यम से भी हमें देखने को मिलते हैं। तो उसकी तैयारी किस तरह से की जा सकती है ऑडिशन की, चाहे वो वादन की बात हो, गायन की बात हो या नृत्य की बात हो? जी देखिए, ऑडिशन की तैयारी ये मैं कह सकती हूँ कि जब तक आप रियाज नहीं करेंगे, लग के रियाज नहीं करेंगे, तब तक आप किसी भी ऑडिशन के लिए एलिजिबल नहीं है। ठीक है, आपको रियाज, आप एक भरपूर सिटिंग के साथ रियाज करिए, तभी आप कर पाएंगे। अगर आपको लगता है कि आपको, जैसे दूरदर्शन में ही आर्टिस्ट आते हैं, बिल्कुल, तो वो ऐसे नहीं है कि आज आपने मुझे कहा कि आप आ जाइए बजा दीजिए। उनकी कड़ी मेहनत लगती है, कई कई साल वो मेहनत करते हैं, तब जाके वो यहाँ आने के लायक बनते हैं। बिल्कुल। तो उसके लिए सबसे ज्यादा ऑडिशन अगर किसी को देने हैं तो वो रियाज करे। आप जितना देंगे उतना आपको मिलेगा। फिर जी, ये है, बिना रियाज के कुछ भी पॉसिबल नहीं है, चाहे आपका गाने का है, चाहे आपका वादन है, चाहे आपका नृत्य है, लेकिन आप देंगे तो ही आप ऑडिशन दे पाएंगे। बिल्कुल। और उसमें रुचि भी पैदा करने की ज़रूरत ज़रूर होती है कि अगर हम रुचि उत्पन्न करते हैं किसी भी व्यक्ति के अंदर, चाहे वो बच्चे हो या किसी भी उम्र विशेष का व्यक्ति हो, तो रुचि को अगर हम शामिल करते हैं, रुचि उत्पन्न अगर उसमें होती है, तभी तो वो सीखेगा कुछ चीज़। बिल्कुल। देखिए, अगर हम लोग किसी भी चीज़ में रुचि लेते हैं, जैसे बच्चा है, बच्चे को हम बचपन से ही गाना गा रहे हैं तो भी वो गाने में ही ले रहा है। अगर किसी छोटे ही बच्चे को तबला सिखाया जाए, जस्ट हाथ रखना, उसको मारना, तो वो तबले में इंटरेस्ट लेने लगेगा। हम जैसा जैसा जिसको सिखाते हैं उस तरीके से इंटरेस्ट लेता है। जी, आपने तबले में आपने कहा है कि इसमें आपने शोध भी शायद किया है। मैंने पीएचडी तो इस पर आप जरा बताएं। जी, मैंने जो मेरी जो पीएचडी थी वो थी उसमें जो इनके घराने होते हैं, तबले में 6 घराने होते हैं। घरानों का मतलब होता है घर। इनका जो मेन घराना है वो है दिल्ली। दिल्ली से ही सारे घराने चले हैं। दिल्ली, अजराड़ा, फरुखाबाद, बनारस, लखनऊ और पंजाब, ये 6 घराने हैं। और जो मेरा शोध का था, मैंने 6 घरानों का कंपैरिजन किया था कि किस घराने में किस तरीके से बजाया जाता है, किस तरीके से वहाँ हाथ रखा जाता है। मेरे शोध का ही विषय ये था, पूर्वी बाज और पश्चिमी बाज का तुलनात्मक अध्ययन। जी। और अगर हमें देखें कि प्रारंभिक रूप से अगर तबला किसी को सीखना है, तो क्या करना चाहिए? अगर हम प्रारंभिक बात करें कि जिसे नहीं आता है, तो किस तरह से वो रियाज करे, किस तरह से सीखे, प्रैक्टिस किस तरह से की? जी अनुजा जी। देखिए, ऐसा नहीं है कि हम छोटे बच्चे को ही सिखाते हैं। बिल्कुल। हम कॉलेज में ग्रेजुएशन वाला बच्चा आता है उसे भी सिखाते हैं। उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है हाथ रखना। जी।
कहते हैं ना कि हम इंग्लिश बोलना भी सीखते हैं तो सबसे पहले हम ABCD सीखते हैं। हम वो 26 लेटर सीखेंगे तो हम पूरी ABCD लिख जाएंगे। हम अगर तबले पे ढंग से हाथ रखना और एक 3 ताल बजाना सीख गए तो हम पूरा तबला बजा सकते हैं जी। ये है, उसमें हाथ रखने का हम तरीका सिखाते हैं, बैठने का तरीका सिखाते हैं कि आप किस तरीके से बैठें, क्योंकि हमारी जो प्रेजेंटेशन है उससे ही पता चलता है कि हम कैसे कर सकते हैं जी। प्रातः होती है, जीवन की शुरुआत हम करते हैं, हर दिन हमारा जीवन नया रहता है, तो पक्षियों के चहकने से लेकर के और नदियों की अगर हम बात करें तो जो कलकलाहट है या फिर वहाँ पे जो तारतम्यता है, खास तौर से अगर हम बात करें तो प्रकृति से ही संगीत है, और संगीत जो जीवन से हमारा जुड़ा हुआ है ये प्रकृति से जुड़ा हुआ है और प्रकृति में संगीत है। बिल्कुल। तो आप क्या मानती हैं किस तरह से हम इसे जोड़ें, अपने पर्यावरण की बात करें या अपनी प्रकृति की बात करें, जो संगीत है हमारा, तो आपको लगता है प्रकृति पूरी संगीत से भरी हुई और हमारा जीवन भी है, तभी हम इस कार्यक्रम का नाम हमने संगीत में जीवन रखा है, इस पर क्या कहेंगे आप? सर देखिए, मैं ये मानती हूँ कि प्रकृति से संगीत जुड़ा हुआ है, लेकिन आज के टाइम पे आप देखते हैं कि नदियाँ कहाँ है। बिल्कुल। पहले के ज़माने में ये होता था कि आपको सुबह कोयल की आवाज़ भी आती थी जी। लेकिन अगर आप अब सुबह उठ के देखेंगे तो कोयल की आवाज़ नहीं है। और अगर हम पक्षियों की बात देखें तो चिड़िया भी आजकल कम चहकती हैं। बिल्कुल। नदियाँ भी कैसी हैं, सब खत्म हो रही हैं, लेकिन हमने अभी भी उसके दूसरे रास्ते बन गए हैं। हम म्यूजिक सुन रहे हैं, हम भजन सुन रहे हैं, मंदिरों में भजन होते हैं, तो उस तरीके से अब इंसान ने अपने आप को उधर ढाल लिया है। पहले जो संगीत यही था, पहले के जमाने में हम गाने नहीं गाते सुनते थे क्योंकि रेडियो में एक टाइम पे प्रोग्राम आते थे। ऐसा नहीं, आज के टाइम पे तो ये है कि आप खाली बैठे हो 24 घंटे गाने सुन सकते हो, क्योंकि आजकल हमारे पास सबसे बड़ा माध्यम है यूट्यूब। आपने एक लाइन लिखी, आपको हजारों गाने मिल जाएंगे उस लाइन से। ठीक है, उस समय क्या होता था, हम लोग जब पहले की बात करें तो पहले कुछ भी नहीं होता, रेडियो पे एक टाइम पे प्रोग्राम आते थे, तो हम लोग देखते थे कि यार इसमें भी संगीत सुनाई दे रहा है, उस तरीके से था जी। और कह सकते हैं कि आजकल सीखने के जरिए बहुत सारे हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि आपने अपनी जिक्र भी किया है। तो आपको क्या लगता है जो आज की तकनीक विकसित हो गई है, जो ऑनलाइन तकनीक है, डिजिटलाइजेशन का ज़माना है, इसमें हम जी रहे हैं, हमारी पूरी की पूरी जीवन शैली जो है वो ऑनलाइन हो गई है, कहा जा सकता है। तो संगीत को सीखने के लिए इसकी जो भूमिका है, ऑनलाइन भूमिका है या डिजिटल हम कह सकते हैं, इस पर आपके क्या विचार हैं? जी, कितना मददगार है? हाँ, देखिए, मैं खुद से ऐसा मानती हूँ कि ऑनलाइन आप सब कुछ कर सकते हैं बट संगीत नहीं आप सीख सकते, क्योंकि संगीत आप अपने गुरु के सामने बैठ के सीख सकते हैं। अगर हम बात करें कि जैसे मैं तबला करती हूँ, तो जब मैंने ऑनलाइन क्लास ली तो आप यकीन नहीं मानेंगे, नेटवर्क का इतना इशू था कि बच्चा हाथ कहाँ रख रहा है मुझे यही नहीं पता रहता था। सिर्फ हम सुन के लग रहा था कि हाँ थोड़ा ठीक है, लेकिन उसके हाथ रखने का तरीका, बैठने का तरीका हम कुछ सही नहीं करा सकते जी। ऑनलाइन आप लोग सीखते हैं कि चलो हम गिटार सीख लें, बट वो वाली जो फील है कि आपको गुरु आपको सिखा रहा है वो आप नहीं ले सकते जी। ये है। अनुजा जी, अगर हम कहें कि सीखने की बात होगी या प्रोफेशनली हम इस फील्ड में जा रहे हैं या करियर वहाँ पे बना रहे हैं, वो अलग चीज़ है, लेकिन सामान्य रूप से अगर हम बात करें, जो हमारी लाइफ स्टाइल है, जीवन शैली है, उसमें हम अपने संगीत को किस तरह से स्थान दे सकते हैं? जी देखिए, उस तरीके से मैंने आपको बताया है कि आप किस तरीके से स्थान दे सकते हैं। आप ये कहने का अर्थ ये है कि जब लोग जाते हैं, काम करके आते हैं, थकान हो जाती है, आप कह सकते हैं मेंटल रिफ्रेशमेंट की बात कर सकते हैं कि मेंटली उनको शांति चाहिए, पीस चाहिए, एक इस तरह का वातावरण क्रिएट करें, इस तरह का एटमॉस्फेयर वहाँ पे बने, तो संगीत हमें, क्या आपको लगता है कि उस तरह के वातावरण को बनाने में मदद करता है कि हम अपने माइंड को फ्रेश कर सकें, सारी टेंशन को खत्म कर सकें, एंजाइटी फैक्टर खत्म हो सके? इस पर हमारा प्रश्न ये था। बिल्कुल सर, आप सही कह रहे हैं, संगीत बहुत बड़ा वो रखता है उसमें। मैंने आपको जैसे बताया है कि अगर हम बहुत थका हुआ फील कर रहे हैं, बिल्कुल, तो हम एक एनर्जेटिक सॉन्ग सुन सकते हैं जी। और अगर हमें लगता है कि आज हमारा कुछ सुनने का मूड नहीं है, तो हम नॉर्मल इंस्ट्रूमेंटल सुन सकते हैं, जिसमें हम फ्लूट सुन सकते हैं, हम ड्रम सुन सकते हैं, हम पियानो सुन सकते हैं। वो भी आपके मेंटल पीस को सबसे ज्यादा वो देगा। आप कुछ नहीं है, शांति से बैठे हैं और आपके सामने एक फ्लूट चल रहा है, तो आप देखेंगे कब आपके 3-4 घंटे निकल जाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। बिल्कुल।
ये है, और आपको इतना अंदर से रिलीफ फील होगा कि ऐसा लगेगा सारी टेंशन रिलीज हो गई है, मुझे कोई थकान नहीं है। तो वो एक संगीत ही है जो हमें इतनी शक्ति दे रहा है। बिल्कुल, और तभी हमने आज के इस कार्यक्रम का नाम जो है वो संगीत में जीवन, इस अंक का नाम जरूर है इस कार्यक्रम के अंतर्गत। अनुजा, लोग कहते हैं कि गाना आए ना आए, गाना चाहिए। बिल्कुल, ठीक है। तो सीखने के लिए, संगीत को सीखने के लिए, ये तो सीखने की बात होगी। हाँ। इस पर आप क्या कहेंगे कि अगर हमें गाना नहीं भी आता है लेकिन गाना चाहिए, हाँ। ये जो पंक्तियां हैं इस पर आपके क्या विचार हैं? देखिए, वो आपको इसलिए कहते हैं क्योंकि संगीत, जब हम गाने गाते हैं तो संगीत हमारे मन को खुश कर देता है। बिल्कुल, इसलिए कहते हैं गाना आए या ना आए, गाना चाहिए। क्योंकि हम अपनी मन की खुशी के लिए ये नहीं देखेंगे यार हम सुर अच्छे नहीं लगा रहे हैं, ये तो ताल में नहीं आ रहा है, बस हम उसे गा के खुश हो जाएंगे, हमारे चेहरे पे एक अच्छी सी हंसी आ जाएगी, हमें खुशी फील होगी अंदर से जी। सिर्फ इसलिए कहा जाता है। बिल्कुल, और निश्चित रूप से गाते रहेंगे, रियाज होता रहेगा तो गाना भी जरूर एक ना एक दिन बिल्कुल आएगा। वो कहते हैं ना कि आप कोशिश करिए तो भगवान भी मिलते हैं, और अगर हम रियाज करते रहेंगे तो एक दिन अच्छा बन ही जाएंगे। क्योंकि संगीत की रुचि हर के अंदर होती है, लेकिन संगीत के में जो कह सकते हैं प्रधानता है या संगीत उसे आए प्रोफेशनली वो जाने संगीत, ये कम होता है। देखिए सर, ऐसा है कि बहुत सारे लोग हैं, जरूरी नहीं सबको प्रोफेशनल तरीके से ही संगीत में जाना है। कुछ लोग मेंटल पीस के लिए भी संगीत से जुड़ सकते हैं, कुछ लोग अपने आप को एनर्जी में लाने के लिए भी संगीत से जुड़ सकते हैं। जैसे आप कभी जिम जाएं तो देखेंगे कि वहां पे हमेशा एनर्जेटिक सॉन्ग चलते हैं कि भाई आप ज्यादा मेहनत करें, तो उस तरीके से हर चीज के लिए कर सकते हैं आप संगीत को। आप एक शिक्षिका हैं और शिक्षण में संगीत किस प्रकार से सहयोगी हो सकता है ये आपने अभी बताया भी है, शुरुआत में जिक्र भी किया है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहा है, एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है, आजकल बहुत ज्यादा मेंटल प्रेशर भी रहता है, पीयर प्रेशर भी इतना ज्यादा बढ़ जाता है, आकांक्षाएं, इच्छाएं बहुत ज्यादा होती हैं, तो क्या हम संगीत को एक ब्रेक के रूप में, अपने को फ्रेश करने के रूप में प्रयोग में ला सकते हैं अपने जीवन में? बिल्कुल सर, बिल्कुल ला सकते हैं। अगर हम देखें कि अगर हमें ब्रेक के लिए सुनना है और हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं तो बहुत तरीके की चीज़ें हैं, हम सुन सकते हैं। इनफैक्ट आप खुद भी कुछ प्ले कर सकते हैं। लाइक आपको नहीं आता गिटार बजाना, फिर भी आप पकड़िए उसको, हल्का हल्का बजाना शुरू करिए। आप देखेंगे कि आप अपने उस प्रेशर से हटके कि भाई मेरे को आज IAS का एग्जाम करना, आप उससे हटके उसमें लग जाएंगे और आपका दिमाग कहीं ना कहीं शांत हो जाएगा। अनुजा, आप हमारे कार्यक्रम में आई, आपने हमें समय दिया और संगीत में जीवन इस विषय पर खास तौर से आपने एक बहुत ही सुंदर रोचक चर्चा रही, जिस पर कि हमने करियर से लेकर के तमाम तरह की बातों को किया, किस तरह से मेंटल हेल्थ को हम सुधार सकते हैं संगीत के माध्यम से। इसके लिए आपने हमें समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, ये था हमारा कार्यक्रम जिसमें आज हमने संगीत में जीवन पर बातचीत की। हमें आशा है कि आपको ये कार्यक्रम जरूर पसंद आया होगा। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।